इस वीडियो में हम फ्यूज़ के बारे में बात करेंगे। फ्यूज़ क्या होता है और वो कैसे काम करता है स्विच गियर और प्रोटेक्शन के अंदर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूज़ एक स्मॉल पीस होता है, मेटल का एक छोटा सा पीस होता है जिसको सर्किट के बीच में लगा दिया जाता है। अब फ्यूज़ एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस के रूप में यूज़ किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो सर्किट आपको प्रोटेक्ट करना है उससे पहले आपको फ्यूज़ को लगा देना होगा, ताकि अगर आपके कोई फॉल्टी कंडीशंस आती है, मान लीजिए आपका ओवरलोड कंडीशन आ जाती है या फिर शॉर्ट सर्किट वहाँ पर हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो करंट है वो नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा वैल्यू का फ्लो होने लगता है। तो उस कंडीशन में जो आपके सर्किट के अंदर जो इक्विपमेंट लगा है वो आपका ख़राब हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए हमको कोई प्रोटेक्टिंग डिवाइस लगाना होता है। वो हम सर्किट ब्रेकर भी लगा सकते हैं, कोई स्विच भी लगा सकते हैं या फिर फ्यूज़ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम फ्यूज़ स्टडी करने जा रहे हैं, तो हम फ्यूज़ को यहाँ पर डिटेल में देखेंगे कि वो कैसा होता है और कैसे काम करता है। फ्यूज़ एक छोटा सा पीस होता है मेटल का जिसको सर्किट में लगा दिया जाता है, और जब उसके अंदर जब उसके अंदर नॉर्मल करंट फ्लो होता है तो वो सर्किट को ब्रेक नहीं करता है, वो अपने अंदर से उस नॉर्मल रेटेड वैल्यू के करंट को जाने देता है। लेकिन जब उस नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू का करंट फ्लो होने लगता है तो वो उस सर्किट को ब्रेक कर देता है और खुद मेल्ट हो जाता है। खुद वहाँ पर मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। वो हम अभी समझेंगे धीरे धीरे कि कैसे सारी चीज़ें काम करती है। जो फ्यूज़ है वो सिंपलेस्ट और चीपेस्ट, मतलब सबसे आसान तरीके से सर्किट को ब्रेक कर देता है और सबसे सस्ता पड़ता है ये किसी भी प्रोटेक्टिंग डिवाइस के मुकाबले में। इसमें क्या होता है कि फ्यूज़ में जो टाइम और करंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इन्वर्स होता है, मतलब जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा फ्यूज़ के वायर में से उतना जल्दी वो सर्किट को ट्रिप कर देगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओवरलोड की कंडीशन में या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में, दोनों ही कंडीशंस में जितना ज़्यादा करंट होगा उतना जल्दी ये ट्रिप कर देगा। ठीक है, इसके बाद हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। कि जैसे फ्यूज़ जो है उसका एडवांटेज होता है कि वो बहुत ही चीप होता है, सस्ती प्रोटेक्शन दे देता है। जैसे सर्किट ब्रेकर्स की अगर आप बात करेंगे तो वो बहुत ही महंगा पड़ता है, और सर्किट ब्रेकर जो है वो बड़े या फिर लार्ज वोल्टेजेस के लिए यूज़ में लिया जाता है। अगर आपको हाउसेज में या फिर किसी छोटी मोटी फैक्ट्रीज में काम में लेना है तो आप वहाँ पर फ्यूज़ को इंस्टॉल कर सकते हो। यह इसके अंदर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक बार आपने उस वायर को प्लेस कर दिया, एक बार वो वायर अच्छा होना चाहिए, मतलब ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं होना चाहिए उस वायर पर, तो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। ऑटोमेटिक ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन ऑटोमेटिक इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि अगर सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करना है तो उसके लिए पहले आपको रिले की ज़रूरत पड़ती है। रिले उस फॉल्ट को सेंस करता है जो फॉल्ट आपके पास आ रहा है, और उसको फिर वो सर्किट ब्रेकर तक पहुँचाता है। तो हमको यहाँ पर सर्किट ब्रेकर में रिले की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फ्यूज़ में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्यूज़ खुद ही उस हाई करंट को समझ जाता है और वहाँ पर उस सर्किट को ट्रिप कर देता है। अगली जो बात है वो है स्मॉल साइज़, ये छोटा होता है। फिर शॉर्ट टाइम ऑपरेशन, मतलब जल्दी ही उसको ऑपरेट करने में काम में आता है, बहुत ही जल्दी ऑपरेट कर जाता है ये। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करूँ तो फ्यूज़ का एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब भी आप इसको सर्किट में लगाएंगे, मान लीजिए आपने सर्किट में यहाँ पर फ्यूज़ लगा दिया, ठीक है। अब ये फ्यूज़ जब भी मेल्ट हो गया या फिर ब्लो आउट हो गया, ख़त्म हो गया यहाँ से, उसके बाद आपको ये वाला फ्यूज़ आप दोबारा ना तो इस सर्किट में काम में ले सकते हो ना किसी और सर्किट में काम में ले सकते हो। आपको इस फ्यूज़ को यहाँ से हटाना पड़ेगा और एक नया फ्यूज़ यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है कि आपको हमेशा बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। पुअर डिस्क्रिमिनेशन ऑन हैवी शॉर्ट सर्किट्स, इसका मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि आपने मान लीजिए दो फ्यूज़ यहाँ पर लगा दिए। अब दो अलग अलग फ्यूज़ आपने यहाँ पर लगाए हैं, अलग अलग सर्किट्स को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन कई बार ये जो फ्यूज़ है ये आपस में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं कि किसको पहले काम करना है। मान लीजिए ये किसी और करंट के रेटेड की वैल्यू के लिए रेटेड है, ये किसी और रेटेड वैल्यू ऑफ करंट के लिए यहाँ पर लगाया गया है। अब इन दोनों को कई बार जब शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड कंडीशन होती है तो इनको पता नहीं चलता है कि हम में से पहले किसको ऑपरेट करना है, तो ये कई बार गलत ऑपरेट कर जाते हैं। ये वाली प्रॉब्लम सर्किट ब्रेकर्स में नहीं होती है, इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और जो करंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया वो भी कई बार फेल हो जाता है। मतलब मैंने आपको बताया कि ज़्यादा करंट फ्लो होने पर वो जल्दी
ट्रिप हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, वो करंट को सेंस नहीं कर पाता है। तो ज़्यादा करंट पर भी वो जल्दी ट्रिप नहीं हो पाता है, उससे आपका सर्किट भी ख़राब हो सकता है या फिर आपके इक्विपमेंट्स भी ख़राब हो सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं कि एक फ्यूज़ एलिमेंट, जो मैं वो छोटा सा पीस की बात कर रहा हूं, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट कम का मतलब यह है कि जब नॉर्मल करंट उसमें से जा रहा है तो वो मेल्ट नहीं होना चाहिए, जब तो उस करंट को फ्लो करवाना चाहिए, क्योंकि अगर वो तभी मेल्ट हो जाएगा तो नॉर्मल करंट जब गुजर रहा है तब भी आपका सर्किट ट्रिप हो जाएगा, आपका सर्किट काम ही नहीं करेगा। तो उस टाइम पर वो मेल्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ही उससे थोड़ा सा करंट बढ़ेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट काम में आएगा। अब उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। तो उस टाइम पर अगर आपने हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला फ्यूज़ लगा रखा है तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऑफ करंट पर ही ट्रिप होगा, छोटे करंट पर तो ट्रिप ही नहीं होगा। फॉल्टी करंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होना चाहिए। और जो मेल्टिंग पॉइंट जिनका कम होता है वो जो सब्सटेंस हैं वो होते हैं आपके टिन और लेड, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। दूसरी बात है हाई कंडक्टिविटी, कि किसी भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी तो अच्छी ही होनी चाहिए। तो उसके अंदर अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट करेगा, उसको लॉस करेगा जो भी आपके पास जो एनर्जी आ रही है उसको। तो इसलिए हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए। हाई कंडक्टिविटी के लिए जो फ्यूज़ एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं सिल्वर एक हाई कंडक्टिव वाला मटेरियल होता है। दूसरा कॉपर भी आपके पास अच्छा होता है, तो आप ये लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स में। तीसरा नो डिटेरियोरेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाने चाहिए, आपके इलेक्ट्रॉन्स का लॉस नहीं होना चाहिए, तो वो ऑक्सीडेशन होता है। अब ये किस किस मटेरियल में नहीं देखा जाता है ऑक्सीडेशन, तो ये मेनली सिल्वर में नहीं देखा जाता है। सिल्वर बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है जिसका ऑक्सीडेशन जल्दी से नहीं होता है। चौथी बात लो कॉस्ट, अब कॉस्ट के मामले में बाकी सब आ जाएंगे लेकिन सिल्वर नहीं आएगा, क्योंकि सिल्वर तो महंगा होता है। बाकी सब आप लगा सकते हो, टिन, लेड, कॉपर, ये सभी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो अब आप अगर ये सारे देखोगे तो इसके अंदर देखिए टिन और लेड का मेल्टिंग पॉइंट कम है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, उनकी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, अगर सिल्वर का मैं ऑक्सीडेशन वाला फैक्टर देखूं, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट इसकी महंगी है, तो यहाँ पर जो कई सारे एलिमेंट है वो सभी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर रखते हैं। एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आते हों। तो यहाँ पर थोड़ी मुश्किल होती है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर लगाना है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन करा गया है कि अगर आपके पास 10 एम्पियर से कम करंट है, मान लीजिए 10 एम्पियर से कम का करंट है, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर एक टिन और लेड का मिक्सचर बनाएंगे। एक मटेरियल ऐसा यूज़ करेंगे जिसके अंदर टिन और लेड हो। टिन कितना परसेंट होगा, टिन होगा 63% और लेड होगा 37%। इसका एक एलॉय मैंने यहाँ पर बना दिया। एलॉय क्या होता है, एलॉय होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो दो मेटल्स को मैंने मिक्सचर करा तो एक एलॉय बन गया। तो ये एलॉय मैंने बना दिया जिसमें 63% टिन है और लेड है 37%। तो इसको मैं यूज़ करूँगा एज अ फ्यूज़ एलिमेंट, जहाँ पर मुझे रेटेड वैल्यू 10 एम्पियर से कम चाहिए वहाँ पर। ठीक है। और अगर मुझे इससे ज़्यादा चाहिए तो मैं वहाँ पर नो डाउट सिल्वर को यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे भले ही मेरी कॉस्ट ज़्यादा लग जाए लेकिन जो मेरे इक्विपमेंट्स है वो मेरे बच जाने चाहिए, वो ख़राब नहीं होने चाहिए। तो इसलिए मैंने वहाँ पर सिल्वर पुट करा है। सिल्वर के साथ ही साथ टिन भी वहाँ पर यूज़ कर लिया जाता है, एज अ कोटिंग यूज़ कर लिया जाता है, वो हम बाद में देखेंगे किस तरीके से लगाया जाता है। तो सिल्वर को वहाँ पर यूज़ किया जाता है अगर आपको ज़्यादा वैल्यू ऑफ करंट के साथ डील करना है तो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके बाद टाइप्स ऑफ फ्यूजेस की बात करते हैं। तो फ्यूज़ जनरली दो टाइप के होते हैं, लो वोल्टेज फ्यूज़ और हाई वोल्टेज फ्यूज़। लो वोल्टेज फ्यूज़ में कौन कौन से आते हैं, सेमी इंक्लोज्ड रीवायरेबल फ्यूज़, दूसरा आता है HRC फ्यूज़, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी कार्ट्रिज फ्यूज़। हाई वोल्टेज फ्यूज़ की बात करूं तो ये जनरली ज़्यादा जो आप पढ़ने को आपको देखने को मिलता है वो हाई वोल्टेज फ्यूज़ मिलता है। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी कार्ट्रिज फ्यूज़ जो है वो आपको ज़्यादातर यूनिवर्सिटी एग्जाम से पूछा जाएगा, या फिर क्वेश्चंस भी इसी से रिलेटेड आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो हाई वोल्टेज फ्यूज़ की बात करूँ तो कार्ट्रिज फ्यूज़, लिक्विड फ्यूज़ और मेटल क्लेड टाइप। अब मैं आपको इन फ्यूजेस को डिफाइन करने से पहले
फ्यूज़ की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बता देता हूँ, ताकि आपको वही सारे जो मैंने आपको फ्यूज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए वो सब इनमें भी लागू होते हैं, सारे इसमें भी काम में आ जाएंगे। दूसरी बात जो मैं आपको आगे बताना चाह रहा हूँ वो भी इन सब में काम आ जाएंगे। तो आप गौर से देखिएगा। तो ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये समझने वाला ग्राफ है, आपको ये समझना होगा। और आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस ग्राफ के थ्रू ही आंसर देना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको HRC फ्यूज़ पूछ लिया तो HRC फ्यूज़ का जो एक्सप्लेनेशन देंगे वो भी आप इसी ग्राफ से दे सकते हो, ठीक है। देखिए ये जो वेव फॉर्म मैंने बनाई है, ये मैंने फॉल्टी कंडीशन में वेव फॉर्म बनाई है। अगर यहाँ पर फॉल्टी कंडीशन नहीं होती, मान लीजिए फॉल्ट करंट नहीं आता, तो ये जो वेव फॉर्म है ये नॉर्मल होती AC वेव फॉर्म, ठीक है। मैं AC करंट की भी बात कर रहा हूँ। अब आपके पास फॉल्ट आ चुका है तो आपकी जो वेव फॉर्म है, जो करंट है वो आपका पीक पर जाएगा, करंट यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, एसिमेट्रिकल करंट हो जाएगा। तो करंट नॉर्मल वैल्यू से 4-5 गुना बढ़ जाएगा, तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर फ्यूज़ लगा रखा है, तो वो जो करंट है वो फ्यूज़ के थ्रू जाएगा। अब फ्यूज़ उसको इस वैल्यू तक जाने से रोकेगा, क्योंकि अगर करंट इस वैल्यू तक पहुँच गया तो आपके इक्विपमेंट्स तो वैसे ही ख़राब हो जाने। तो फ्यूज़ मेरा ऐसा होना चाहिए कि करंट को इस वैल्यू तक जाने के बजाय इस वैल्यू तक ही रोक दे, कम तक ही रोक दे और सर्किट को ट्रिप कर दे। यही तो फ्यूज़ एलिमेंट का काम है। तो यहाँ पर मान लीजिए फॉल्ट आ चुका, अब वो फॉल्ट करंट यहाँ से बढ़ता गया। अब फ्यूज़ क्या कर रहा है, फॉल्ट आने से पहले तक तो नॉर्मल ऑपरेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही फॉल्ट आ गया तो उसके अंदर जो फॉल्टी करंट आया, अब वो फ्यूज़ मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो हीट होना स्टार्ट करेगा, फिर उसके हीटिंग के साथ साथ मेल्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ से मेल्ट होना स्टार्ट करा, लेकिन ये करंट बढ़ रहा है अभी। तो ये करंट जैसे जैसे बढ़ेगा फ्यूज़ और जल्दी मेल्ट होगा। तो ये एक ऐसी वैल्यू पर आ जाएगा, मान लीजिए इस वैल्यू को मैं A बोल देता हूँ। तो ये जो वैल्यू है ये कट ऑफ करंट होता है। यहाँ पर आपका जो करंट है वो कट हो जाएगा, दोनों सर्किट से कट हो जाएगा और फ्यूज़ मेल्ट हो चुका है। यहाँ तक फ्यूज़ पूरा मेल्ट हो चुका है और जो करंट है वो कट ऑफ करंट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आपको पता है कि किसी भी सर्किट को जब अचानक से ट्रिप करा जाता है, मान लीजिए कोई स्विच है, वो स्विच यहाँ पर लगा रखा है, स्विच यहाँ पर लग रखा है, जैसे ही मैंने स्विच को हटाया, ठीक है, तो यहाँ पर एक आर्क प्रोड्यूस होगी। ये आर्क की पूरी जो फिनोमिना है वो हम हाई वोल्टेज में डील करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी एक जॉइंट को जब हटाया जाता है तो वहाँ पर एक आर्क प्रोड्यूस होती है। अब अगर वो जॉइंट ज़्यादा वैल्यू ऑफ करंट वहाँ पर ले रहा है तो वो आर्क ज़्यादा बड़ी हो सकती है, वो आर्क बहुत बड़ी हो सकती है, तो उस आर्क को जल्दी ख़त्म करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही ये जॉइंट हटा, अब फ्यूज़, मान लीजिए ये फ्यूज़ था, यहाँ पर फ्यूज़ था, ये मेरा सर्किट था एज इट इज़। अब ये फ्यूज़ जब यहाँ से मेल्ट हो गया तो ये जो जॉइंट है ये डिस्क्लोज हो गया ना, ये जॉइंट हट गया यहाँ से। तो जैसे ही ये जॉइंट हटा तो यहाँ पर एक आर्क डेवलप होगी, यहाँ पर एक आर्क बनेगी। उस आर्क का ही मैंने यहाँ पर ये बताया। अब उस आर्क के अंदर क्या होता है, जब तक वो आर्क रहती है तो उस आपस में उस सर्किट में करंट फ्लो होता रहता है, क्योंकि वहाँ पर एक वोल्टेज डिफरेंस जनरेट हो जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर एक करंट फ्लो होता है। हवा को, एयर को वो आयोनाइज कर देती है। ये आर्क जो है उसके एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनको भी आयोनाइज कर देती है, इसीलिए ये आर्क डेवलप होती है। तो इस फ्यूज़ एलिमेंट के मेल्ट होने के बाद ये आर्क डेवलप होगी और ये जो करंट है ये आर्क का करंट है। अब ये नीचे गिर रहा है क्योंकि वो आर्क ज़्यादा देर नहीं रहती है, बहुत ही चंद मिली सेकेंड्स के लिए वहाँ पर रहती है। तो ये जो आर्क है ये यहाँ से होती होती अब ज़ीरो पर आ गया, मतलब ये करंट जो था वो ज़ीरो हो चुका है, आर्क आपकी फिनिश हो चुकी है। ये देखिए करंट आपका ज़ीरो हो चुका है, यहाँ पर आपकी आर्क भी ख़त्म हो चुकी है। अब कोई करंट सर्किट में नहीं बचा, आपका सर्किट बच चुका है। तो ये वाली पोजीशन जब फॉल्ट हुआ तब वाली कंडीशन है। प्री आर्किंग टाइम क्या होगा, जब फ्यूज़ मेल्ट हो रहा है, जब तक आर्क स्टार्ट नहीं हुई है उस टाइम को मैंने प्री आर्किंग टाइम बोल दिया। मेल्ट होने के बाद जो आर्किंग टाइम है वो आर्किंग टाइम है कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो आर्किंग टाइम है। इन दोनों को मिक्स कर दूँ तो टोटल ऑपरेटिंग टाइम बन जाता है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़ एलिमेंट क्या होगा। देखिए करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़ एलिमेंट वो रेटिंग है जो आपके नॉर्मल वैल्यू ऑफ करंट को ले सकता है। फ्यूज़ की वो रेटिंग जो नॉर्मल करंट को फ्लो करवा सके, ठीक है।
ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको रिटर्न फॉर्म में भी दे दूंगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब जैसे करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़ एलिमेंट का पूरी थ्योरी आपको चाहिए आगे की, रिटर्न में चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। फ्यूजिंग यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाए। फ्यूजिंग करंट की हम बात करें तो ये वो वैल्यू ऑफ करंट है जहाँ पर जो फ्यूज़ एलिमेंट है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं फ्यूज़ फैक्टर की बात करूँ, तो फ्यूज़ फैक्टर क्या होता है? फ्यूज़ फैक्टर होता है सर मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़ एलिमेंट। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़ एलिमेंट मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए 10 एम्पियर करंट रेटिंग है जिसको वो नॉर्मली फ्लो करा सकता है। फ्यूजिंग करंट मान लीजिए 25 एम्पियर फ्यूजिंग करंट है, मतलब इस वैल्यू पर जा करके ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। 10 एम्पियर के बाद 25 एम्पियर तक जो पहुंच जाएगा तो वो हीट अप होगा और मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो ये वाली जो वैल्यू है ये हमेशा ही इस वाली वैल्यू से ज़्यादा होती है। तो मिनिमम फ्यूजिंग करंट हमेशा ही ज़्यादा होगा करंट रेटिंग से, इसीलिए जो फ्यूजिंग फैक्टर है वो हमेशा ही बड़ा होता है 1 से तो हमेशा बड़ा होगा ही होगा। कट ऑफ करंट मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर करंट आपका सर्किट से ट्रिप हो जाता है। प्री आर्किंग टाइम और टोटल ऑपरेटिंग टाइम हम अभी उस ग्राफ में देख चुके हैं। अब मैं आपको टाइप्स की बात करता हूँ। जो मैंने अभी आपको टाइप्स बताए थे अलग अलग, उनकी मैं अभी आपसे बात करता हूँ। तो सबसे पहले होता है सेमी एनक्लोज रिवायरेबल फ्यूज़। ये आपने घरों में देखा भी होगा। ये छोटी जगह यूज़ में लिया जाता है जहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज से डील नहीं करना है। इसको किटकैट टाइप फ्यूज़ भी बोला जाता है। इसके अंदर एक बेस होता है और एक फ्यूज़ कैरियर होता है। ये जैसे मेरा बेस हो चुका है, ये पोर्सिलियन का बना होता है जो कि एक इंसुलेटर होता है। ठीक है। तो ये बेस लगा होता है, ये सर्किट से कनेक्टेड होता है, ये परमानेंट जॉइंट होता है। ये सर्किट से कनेक्टेड है, ये परमानेंटली फिक्स्ड होता है। फिर इसके ऊपर एक फ्यूज़ कैरियर लगा होता है। फ्यूज़ कैरियर का मतलब जो फ्यूज़ को लेता हो। अब ये मेरे पास फ्यूज़ का एलिमेंट है, फ्यूज़ का वायर है, मान लीजिए ये टिन का, कॉपर का, किसी का भी हो सकता है। तो ये मेरे पास फ्यूज़ कैरियर है, और ये जो है ये भी पोर्सिलियन का बना है, ये फ्यूज़ कैरियर है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसके अंदर पुट कर दूंगा। आप विजुअली सोच सकते हैं, मैंने यहाँ पर इमेजेस नहीं लगाई है ताकि कॉपीराइट नहीं आए, इस वजह से मैंने यहाँ पर इमेजेस यूज़ नहीं करी। तो आप इसको समझ सकते हैं यहाँ से कि एक आपके पास यहाँ पर ये फ्यूज़ कैरियर हो गया, उसके ऊपर आपने फ्यूज़ कैरियर लगा दिया, बेस के ऊपर फ्यूज़ कैरियर लगा दिया जिसके अंदर ये वायर लगा है। अब जैसे आप इसके अंदर फिट करेंगे तो ये वायर जो है इस सर्किट के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है। सर्किट के साथ ज्वाइन हो जाएगा तो इसके अंदर से नॉर्मल करंट फ्लो होने लगेगा। जैसे ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा, फॉल्टी करंट आएगा, तो ये हीट होगा। हीट होने के बाद ये सर्किट को ट्रिप कर देगा, खुद मेल्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसकी इमेजेस देख सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि HRC फ्यूज़ या फिर सेमी रिवायरेबल फ्यूज़, कार्ट्रिज टाइप फ्यूज़, कुछ भी आप वहाँ पर सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा। वैसे आपको बाहर से कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बाहर से कुछ इस तरीके का ही दिखेगा, गोल गोल सा होगा और वहाँ पर कांच लगा होगा और आपको एक वायर दिख जाएगा और बस इतना सा समझ में आएगा। अंदर का जो फिनोमेना है वो यही होता है। ठीक है। तो सेमी रिवायरेबल फ्यूज़ आपको समझ में आ गया। इसको किटकैट फ्यूज़ भी बोला जाता है। इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी कम होती है, 500 एम्पियर का रेटेड करंट तक ये बनते हैं, और स्मॉल लोड्स के लिए ही इसको यूज़ किया जाता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी कार्ट्रिज फ्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर भी एक कार्ट्रिज जो क्लोज्ड जो इसका सरफेस है वो कार्ट्रिज से बनी होती है, सिरेमिक से बनी होती है। सेमी रिवायरेबल वाले में क्या था कि वो पूरा क्लोज नहीं था, आधा क्लोज था। इसके अंदर ये पूरा क्लोज्ड होता है। ठीक है। यहाँ पर बाहर जो है वो ब्रास की एंड प्लेट लगी होती है, ब्रास से बना होता है ये। अंदर आपके पास यहाँ पर जो फ्यूज़ एलिमेंट है वो यहाँ लगा है। ठीक है। और इसको आप टिन जॉइंट से ज्वाइन कर देंगे ताकि आप इसको फर्दर डिटोरेशन होने से बचा सकें। इसके अंदर एक फिलिंग पाउडर भरा जाता है। ये फिलिंग पाउडर जो है ये क्वार्ट्ज का हो सकता है, मतलब सैंड, और पीओपी का हो सकता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर है। इसके अंदर भी सेम फिनोमिना है कि जब ज़्यादा करंट आएगा तो ये मेल्ट हो जाएगा और
हाँ, इसके अंदर फिनोमिना आप थोड़ा इस तरीके से समझ सकते हैं। मैंने आपको रिटर्न में भी सारा फिनोमिना बता रखा है अपने ब्लॉग पर, तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे। तो जैसे ही नॉर्मल करंट आएगा तो ये नॉर्मल करंट को फ्लो करवा देगा, लेकिन नॉर्मल से जैसे ही ज़्यादा करंट यहाँ से आने लगेगा तो इसके अंदर क्या होगा कि ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा, और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ पर एक आर्क डेवलप होगी। अब वो आर्क जैसे ही डेवलप होगी तो इसके पास में जो फिलिंग पाउडर बचा है, इस फिलिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करेगी। मतलब यहाँ पर कुछ ड्रॉपलेट्स बन जाएगी, ये यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ कुछ ऐसा बन जाएगा, बाकी का मटेरियल खत्म हो जाएगा, तो इनके बीच में एक आर्क डेवलप हो जाएगी। तो उस आर्क को क्वेंच करने के लिए या फिर उस आर्क को ख़त्म करने के लिए ये जो फिलिंग पाउडर है, ये उस आर्क के धुआं से, जो धुआं वहाँ पर निकला है उसके साथ रिएक्ट करेगी। इसके साथ रिएक्ट करके एक ऐसा सब्सटेंस बनता है जो इस आर्क को ख़त्म कर देता है। तो अगर आपने यहाँ पर मिट्टी पटक दी तो वो मिट्टी अपने आप ही इस आर्क को ख़त्म कर देगी और ज़्यादा फ्यूज़ को ख़राब होने से रोक लेगी। मतलब जो बाकी चीज़ें हैं आपके पास वो ख़राब नहीं होगा, आर्क की वजह से नुकसान हो सकता है वो नहीं होगा। तो HRC फ्यूज़ जो है वो सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। इसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो सेमी रिवायरेबल फ्यूज़ से भी ज़्यादा होती है। इस वजह से HRC फ्यूज़ को ही सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। ये सेफ़ भी होता है और चीप भी होता है। तो इसके एडवांटेजेस की अगर मैं बात कर लूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये HRC फ्यूज़ के एडवांटेज हैं। दे आर कैपेबल ऑफ क्लियरिंग हाई एंड लो फॉल्ट्स, ठीक है। दे डू नॉट डिटोरेट विथ एज, मतलब जैसे जैसे ज़्यादा टाइम तक आप उसको रखेंगे तो भी वो ख़राब नहीं होते हैं। स्पीड ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा होता है। रिलायबल डिस्क्रिमिनेशन का मैंने फिनोमेना आपको बता दिया कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, तो इनका डिस्क्रिमिनेशन अच्छा होता है। ये पता लगा सकते हैं कि आपको कब काम करना है और कब नहीं करना है। मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट नहीं होती है और सस्ते होते हैं। इनके भी डिसएडवांटेजेस वही होते हैं कि इनको रिप्लेस करा जाता है बार बार, और जो हीट प्रोड्यूस होती है वो आसपास के स्विचेस को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा इसका डिसएडवांटेज होता है। लिक्विड टाइप की बात करते हैं। लिक्विड टाइप में क्या होता है कि एक ग्लास चैम्बर बना होता है, उस ग्लास चैम्बर के अंदर ये फ्यूज़ एलिमेंट यहाँ पर लगा होता है। उसके बाद एक लिक्विड डिटेक्टर के साथ ये जॉइंट होता है, इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, मतलब ऑयल भरा होता है इस ग्लास के अंदर। फिर यहाँ पर एक स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है और इस तरीके से इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से होता है। अब जैसे ही आपका फ्यूज़ यहाँ पर मेल्ट होगा, स्प्रिंग अभी खिंची हुई है, जब ये फ्यूज़ लिंक यहाँ पर लगा है, ये जो फ्यूज़ यहाँ पर लगा है, तो जब ये मेल्ट हो जाएगा तो अभी ये खिंची हुई है, तो जैसे ही मेल्ट होगा तो ये सिकुड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे ये कम होगी तो ये लिक्विड डिटेक्टर नीचे आएगा। तो लिक्विड डिटेक्टर जैसे ही नीचे आएगा तो इसके अंदर जो ऑयल भरा है, यहाँ पर ये जो ऑयल भरा है, ये ऑयल थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा ना। जैसे ही ऑयल ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जो आर्क डेवलप हुई है, जो यहाँ पर आर्क बनी है, उस आर्क को ये ख़त्म कर देगा। ऑयल का काम यही होता है कि वो आर्क को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। एक फ्यूज़ और होता है जो होता है मेटल क्लैड टाइप। ये कुछ भी नहीं होता है, ये भी हाई वोल्टेज फ्यूज़ होता है जिसको मेटल क्लैड के अंदर रखा जाता है ताकि बाहर यहाँ पर ख़राब नहीं हो। बस इतना सा है, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है। जो लिक्विड टाइप के हैं ये ज़्यादा जैसे 66 kV तक यूज़ कर लिए जाते हैं। 132 kV तक जो आपके वोल्टेज लाइंस होती है वहाँ तक आपको 132 तक भी यूज़ में आ जाते हैं। तो ये जो सारा फंक्शन है ये आपका फ्यूज़ का हो चुका है। फ्यूज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। फ्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही। और आपको HRC फ्यूज़ और डिटेल में देखना है अगर, तो आप वहाँ पर ब्लॉग पर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको पूरा रिटर्न में समझाया हुआ है।